गुड आफ्टरनून। टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। पहला लेक्चर जो हमने कल डिस्कस किया इट इज नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच ने हमें कहा कि केडी और केई कांस्टेंट रहते हैं। उनकी अजम्पशन थी केडी एंड केई रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। सेकंड अजम्पशन की डेट की कॉस्ट इक्विटी की कॉस्ट से कम है या इक्विटी की कॉस्ट डेट की कॉस्ट से ज्यादा है। थर्ड, देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स। फिर हमने कहा कि इसका मतलब तो ये है कि अगर डेट की कॉस्ट इक्विटी की कॉस्ट से कम है और डेट और इक्विटी की कॉस्टिंग सेम रहेगी, चाहे कितना ही आप फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ा लो, पैसा कितना ही डेट से ले आओ, कितना ही लिवरेज चेंज कर लो, कितना ही डेट इक्विटी रेशियो हाई कर लो, केडी और केई अगर कांस्टेंट रहना है तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे ओवरऑल कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कम होने से नेट इनकम बढ़ेगी और ऑब्वियस है वैल्यू इंक्रीज होगी। तो बेटर है you should use as much debt as possible. Then फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ने कहा कि केडी और केओ कांस्टेंट रहेगा, के इज नॉट गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। उनकी अजम्पशन ये थी कि जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे ना वैसे वैसे रिस्क बढ़ेगी, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी। तो उस वजह से जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे केओ बढ़ेगा और इस वजह से वो केओ कभी भी केई को कम केई बढ़ेगा, इस वजह से वो केई का बढ़ना कभी भी केओ को कम नहीं होने देगा। केओ हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। इस वजह से वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अब जो सबसे काम की चीज है वो आप सुन लें। इन दो मेथड्स ने आपको क्या सिखाया एग्जाम के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? इन दो मेथड ने आपको एक बहुत अच्छी बात सिखाई। अगर आपको क्वेश्चन में आपको केई दिया हुआ है तो भी आप फॉर्म की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? अगर केई दिया है तो EAS अपॉन केई करके मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। तो अगर केई दिया है तो पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो, उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ऐड करो, ये आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। अगर केई नहीं दिया है तो फिर डेफिनेटली क्या दिया होगा? केओ। अगर केओ दिया है तो हम मार्केट वैल्यू कैसे निकालें? EBIT अपॉन केओ, इससे क्या आएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। इसमें से माइनस करो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट तो आपको मिलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। आप इस काबिल हो चुके हो अब कि चाहे केई दिया हो या केओ दिया हो आप वैल्यूएशन निकाल सकते हो। सर एस मतलब केडी हमेशा दिया रहेगा, केडी हमेशा दिया रहेगा। जो चीज कांस्टेंट है वो तो अवेलेबल होगी ही ना, जो कांस्टेंट नहीं है वो आप कैलकुलेट करो। तो दोनों ही अप्रोचेस ने डेट को क्या माना? कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ डेट को, इसलिए केडी तो हमेशा रहेगा। नहीं रहेगा वो या तो केई केओ, और केई नहीं रहेगा तो केओ है तो भी वैल्यू निकल सकती है, केओ नहीं रहेगा तो केई है तो भी वैल्यू निकल सकती है। अब आते हैं तीसरी थ्योरी पर, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, M&M मॉडल। M&M क्या कहना चाहते हैं? पेज नंबर 599। 599 आपको मिलेगी मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी। इनका एक्चुअली ऐसा कहना था, एक एग्जांपल से पूरी थ्योरी सिखाऊंगा। ये बहुत ज्यादा समझ नहीं रहे, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली M&M सपोर्ट तो इसी बात को कर रहे हैं कि वैल्यू अफेक्ट नहीं होती, स्ट्रक्चर चेंज करने से भी वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे कि कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू। बट समहाउ जो M&M मॉडल है वो ये कह रहा है कि NOI ने प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया कि वैल्यू कैसे सेम रहेगी। हम प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाएंगे। ये प्रूव करने जाने के चक्कर में उन्होंने बहुत कुछ किया।
उसके पीछे एम एंड एम की अजम्पशन क्या है? एम एंड एम एक ही फर्म के दो स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, एम एंड एम अजीब सी बात कर रहा है, एक इंडस्ट्री की दो अलग अलग फर्म्स, और दोनों का स्ट्रक्चर क्या अलग अलग, वहां प्रूव करेगा कि वैल्यू कैसे सेम। अब की बार एक ही फर्म की दो सिचुएशन में वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा रही है, क्या किया जा रहा है? एम एंड एम का जो कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये, इंडस्ट्री एक, दो फर्म्स अलग अलग, दोनों हर सिचुएशन में सेम है, दोनों फर्म का ऑपरेशन टोटल सेम है, अगर अलग है तो क्या दोनों की फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अजम्पशन क्या हो गई कि देयर आर आइडेंटिकल फॉर्म्स। पहली अजम्पशन यही हो गई कि एक इंडस्ट्री में दो आइडेंटिकल फॉर्म हो सकते हैं जिनमें सब कुछ क्या है सेम, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम, ईबीआईटी सेम, ऑपरेटिंग रिस्क सेम, अलग तो केवल क्या कैपिटल स्ट्रक्चर। और क्या अलग? बोले एक ने लोन लिया हुआ है और एक ने नहीं लिया हुआ, जिसने लिया हुआ है दैट इज अनलिवर्ड, सॉरी जिसने लिया हुआ है लोन दैट इज लिवर्ड, जिसने नहीं लिया हुआ है दैट इज अनलिवर्ड। ये नाम पहले भी आया था, एक दिन पहले भी हमारे यहाँ नाम आ गए थे कि लिवर्ड का बीटा अनलिवर्ड से हमेशा ज्यादा होगा। एम एंड एम कह रहे हैं कि हो सकता है इन दोनों फर्म्स की वैल्यू कुछ समय के लिए अलग अलग हो जाए। लिवरेज्ड भी बोलते हैं और लिवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। द मोर पॉपुलर वर्ड इज लिवर्ड और अनलिवर्ड, ठीक है। अब देखो, दो फर्म्स ले रहे हैं जो दोनों, जो हर सिचुएशन में क्या है सेम, केवल कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो आपके मॉड्यूल में है उसी को सॉल्व कर, उसी के सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन यही यूज कर रहे हैं, सॉल्यूशन हम हमारा करेंगे। देखो, दोनों फर्म्स की कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है सेम, एक ही इंडस्ट्री की दो अलग अलग फर्म्स, दोनों की कैपिटल एम्प्लॉयड सेम, कितनी 10-10 लाख, अलग अलग क्या है आगे देखो, अलग अलग दिख जाएगा। हाँ, समझ में आ गया? एक में 100% इक्विटी है एक्स में, तो एक्स इज यूएल अनलिवर्ड, वाई में लोन है तो उसको क्या बोल रहे हैं लिवर्ड, 4 लाख का लोन है वाई में। दोनों की नेट ऑपरेटिंग इनकम सेम है, नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब यार दोनों का ईबीआईटी कैसे सेम हो सकता है? सर कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों की सेम है, दोनों हर सिचुएशन, दोनों हर एस्पेक्ट में सेम है, तो ईबीआईटी सेम। डेट 4 लाख का है और उस पर इंटरेस्ट कितना है 20,000, मतलब इंटरेस्ट की रेट कितनी है 5%, हाँ ना? ठीक है, यहीं रुक जाओ। आ, हाँ आगे भी आते हैं चलो। डेट की वैल्यू तो 4 की 4 ही रहेगी, इक्विटी की अर्निंग 1,80,000, अभी इसको भी इग्नोर करो। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब क्या दिया हुआ है के, क्या दिया हुआ है के, यहीं रुक जाओ। इसकी, इसका के 10 है और इसका के 12 है, ढंग से सोचो, ये एनओआई को सजेस्ट, ये एनओआई को सपोर्ट कर गया है, जैसे ही डेट बढ़ाया के बढ़ गया, इसका के 10, इसका के 12, यहीं रुक जाओ। मुझे सबसे पहले दोनों फर्म का वैल्यूएशन करके बताओ। के दिया है ना, अरे के दिया है, वैल्यूएशन कर पाओगे? लिवर्ड अनलिवर्ड दोनों फर्म का वैल्यूएशन करके बताओ जल्दी से, इन दोनों फर्म का वैल्यूएशन करके बताओ। टाइम स्टार्ट हो गया है तुम्हारा, 2 मिनट है तुम्हारे पास, टाइम पास मत करना। दोनों फर्म की वैल्यू बताओ। कल कितना पड़ा अभी समझ में आ जाएगा आपको भी और मुझे भी।
अनलिवर्ड का वैल्यूएशन करते हैं। ईबीआईटी 1 लाख, इंटरेस्ट 0, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स या अर्निंग अवेलेबल 1 लाख, के 10%, वैल्यू ऑफ इक्विटी 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%, 10 लाख, वैल्यू ऑफ डेट इधर 0, वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख। क्या पता तेरे से क्या टाइम पास कर रहे हो। नेक्स्ट, इधर ईबीआईटी 1 लाख, इंटरेस्ट 20,000, अर्निंग अवेलेबल 80,000, के कितना 12%, 10 लाख 80,000 डिवाइडेड बाय 12%, 6,66,667, वैल्यू ऑफ डेट 4 लाख, वैल्यू ऑफ द फर्म 10,66,667। ये एनओआई को सपोर्ट करने गए थे, एनआई को कर डाला सपोर्ट। यहाँ तो वैल्यू क्या हो गई दोनों फर्म्स की, अलग अलग। हाँ, ये मुद्दा है, ये चालू यहीं से होगा। एम एंड एम कहना चाहते हैं एक समय आएगा जब दो आइडेंटिकल फर्म्स है, जबकि तब भी कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से एक समय आ सकता है कि वो दोनों फर्म की वैल्यू क्या हो जाए, अलग अलग। तो फिर यार समझ नहीं आ रहा, ये तो क्या कहना गए थे, बीच में क्या कह दिया। अभी ये प्रूव करेंगे कि कैसे ये शॉर्ट टर्म में होगा और कैसे लॉन्ग टर्म में वैल्यू दोनों की क्या हो जाएगी, सेम। ये शॉर्ट टर्म का सिचुएशन है कि वैल्यू अलग अलग हो जाए, लेकिन बोले लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसा होगा जिससे वैल्यू वापस सेम आ जाए। उससे क्या प्रूव होगा कि देखो अगर दो आइडेंटिकल फॉर्म है, एक ने लोन लिया एक ने नहीं लिया, तो भी दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। पर अभी शुरुआत में तो हो गई अलग अलग। अब सुनो, आपने कभी मुझसे एक वर्ड सुना होगा, आर्बिट्रेशन नहीं, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब होता है बिना रिस्क लिए पैसा कमाने की टेक्निक। सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, इसको बोला जाता है आर्बिट्रेज। मैं आपसे पूछूं अगर, चलो आप एक बात बताओ, अगर एक शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 500 का मिल रहा है और वही वही शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 540 का मिल रहा है, लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, सस्ता खरीदेंगे, 500 में इधर से खरीदेंगे, 540 में उधर बेचेंगे। दिस इज आर्बिट्रेज। इसमें कोई लॉस हो सकता है क्या, नहीं, ये आर्बिट्रेज होता है। अब यहां कहां से आर्बिट्रेज करेंगे एम, यहां कहां से आर्बिट्रेज करेंगे, करेंगे जब ये दोनों फर्म हर एस्पेक्ट में सेम है, केवल स्ट्रक्चर की वजह से दोनों फर्म का वैल्यूएशन क्या आ गया, अलग अलग। तो ये बोलेंगे, ये बोल रहे हैं कि लोग ऐसी सिचुएशन में आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेज करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ सस्ता कौन है, ये दोनों की रिस्क क्या है, दोनों फर्म्स की सिचुएशन क्या है, सेम, स्टिल इसकी वैल्यू कम और इसकी वैल्यू ज्यादा। लोग यहां से शेयर बेचकर और यहां के शेयर खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा या उसका उल्टा, बहुत बढ़िया। क्या करना स्टार्ट करेंगे, जो महंगा बिक रहा है उसे बेचेंगे और सस्ते को खरीद लेंगे। चीजें तो दोनों एक ही है। और इस तरह से क्या चालू होगा, लिवर्ड फर्म के शेयर्स, हमारे एग्जाम्पल में ये लिवर्ड फर्म के शेयर बेचेंगे और अनलिवर्ड के खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ये रट मत लेना लिवर्ड के बिकेंगे अनलिवर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके वैल्यू ज्यादा है वहां से बेचेंगे। अंकित कौन सा रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, मैं भी प्रूव करूंगा रिटर्न भी सेम है। आर्बिट्रेज स्टार्ट होगा। अब बताओ आर्बिट्रेज की वजह से क्या होगा। और केई अंकित, केई को रिटर्न नहीं बोलते, एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, रिटर्न तो ज्यादा है या नहीं उसका क्या पता तेरे को अभी। केई है वो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिटर्न थोड़ी है। हाँ, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ
फिर ऐसा हो, ये कंपल्शन नहीं है। अगर इसकी कॉस्ट 12 की जगह 14 हो जाए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो इक्विटी की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि टोटल लिवर्ड की वैल्यू अनलिवर्ड से कम आएगी। हो सकता है। हाँ हाँ, पूछना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हो सकता है। अब एम एंड एम कह रहे हैं कि लोग आर्बिट्रेज करना स्टार्ट करेंगे, महंगा जो मिल रहा है उसे बेचेंगे, सस्ता जो मिल रहा है उसे खरीदेंगे। मुझे बताओ इस वजह से क्या होने लगेगा। यहां बढ़ेगी सप्लाई और यहां बढ़ेगी डिमांड। जहां डिमांड बढ़ेगी वहां के शेयर की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी, जहां सप्लाई बढ़ेगी वहां के शेयर की वैल्यू गिरना स्टार्ट होगी। एक समय आएगा जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। पर हमें प्रूव क्या करना है कि लोग आर्बिट्रेज करेंगे। इसको प्रूव करो, क्यों करेंगे आर्बिट्रेज, वो प्रूव करते हैं। उसके लिए ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बस यहां तक आपको ओवरऑल मैटर समझ में आया? बिल्कुल सही कह रहे हो, ओवरऑल मैटर समझ में आया। इसका वैल्यूएशन 1066 का 10 लाख ये आप ही लेकर आए थे, ये नोटेड है यहां तक सबको। इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे एम एंड एम अप्रोच स्टार्ट होगी। इसके पहले तो एम एंड एम था ही नहीं, इसके पहले तो एनआई या एनओआई किसी भी कॉन्सेप्ट से, जैसी भी के डी या सॉरी के या केओ की जैसी भी इंफॉर्मेशन है, वैल्यूएशन निकाल के रख लो बस। फिर क्या करना है, जिसकी हायर वैल्यू वहां से शेयर बेच के जहां लोअर है वहां चलेंगे। अभी लिवर्ड की हायर है और अनलिवर्ड की कम है। एम एंड एम कह रहा है क्या स्टार्ट होगा, आर्बिट्रेज। इन्वेस्टर क्या करने स्टार्ट करेंगे, लिवर्ड के शेयर्स सेल करके अनलिवर्ड के शेयर बाय करेंगे। अब यहां आपको प्रूव करना है कि लोगों को इससे फायदा होगा, तब आर्बिट्रेज करेंगे लोग। अब ये कैसे करें, अब थोड़ी देर समझने की कोशिश करना, बहुत ही जबरदस्त चीज है। मुझे बताओ दोनों फर्म की टोटल रिस्क सेम है या ऑपरेटिंग रिस्क सेम है या फाइनेंशियल रिस्क सेम है? दोनों फर्म में क्या सेम है, ऑपरेशन या फाइनेंस या सब कुछ? हाँ, बहुत बढ़िया। इन दोनों फर्म की ऑपरेटिंग रिस्क तो क्या है, जल्दी बताओ। पर फाइनेंशियल रिस्क दोनों फर्म की क्यों अलग अलग है? एक में डेट है एक में नहीं है। तो आप इन दोनों फर्म के इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों इन्वेस्टमेंट में रिस्क। एक बात बताओ, आप एफडी के रिटर्न को कभी रिलायंस के रिटर्न से कंपेयर कर सकते हो? क्यों नहीं करेंगे? रिस्क अलग अलग है। ये दोनों फर्म आइडेंटिकल है, हर एस्पेक्ट में सेम है, लेकिन फाइनेंस को लेकर, कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर, ऑपरेशन को लेकर सॉरी सब कुछ सेम है, लेकिन फाइनेंस को लेकर अलग अलग है, कैपिटल स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है। इसलिए इन दोनों के इन्वेस्टमेंट को आप कंपेयर नहीं कर सकते जब तक कि दोनों इन्वेस्टमेंट में रिस्क सेम नहीं हो। अब मुझे बताओ इन्वेस्टर कहां से कहां आ रहा है, लिवर्ड से अनलिवर्ड में शिफ्ट हो रहा है या अनलिवर्ड से लिवर्ड में शिफ्ट हो रहा है? लिवर्ड से अनलिवर्ड में शिफ्ट हो रहा है इन्वेस्टर। बिल्कुल बेटा, मॉड्यूल में लिवर्ड की जगह लिवरेज्ड लिखा होगा। उस लिवरेज्ड को ही अनलिवर्ड, उस लिवरेज्ड को ही लिवर्ड कहा जाता है और अनलिवरेज्ड को अनलिवर्ड कहते हैं। दिन भर यही काम है यार हमारा, बीटा कैलकुलेट करना वैल्यूएशन में, ये सब ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, लिवर्ड अनलिवर्ड। अब ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, डोंट वरी। एक्चुअल वर्ड है, कोई शॉर्ट फॉर्म भी नहीं यूज किए जाते हैं वर्ड। हाँ, अब मुझे बताओ कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है, लिवर्ड से? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है आर्बिट्रेज सेम फर्म का हो, जरूरी नहीं है।
जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है सस्ता खरीदो महंगा बेचो, ये आर्बिट्रेज है। एक ही तरह की दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग कंपनीज की हैं, सेम यूटिलिटी है, हो सकता है। अब थोड़ी देर ध्यान से सुनो, थोड़ी देर के लिए सोचो, इन्वेस्टर आप ही हो। अभी जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था वहां लोन है क्या? जिस कंपनी के आप अभी शेयर होल्डर हो वहां लोन है क्या? लिवर्ड से कहां शिफ्ट हो रहे हो? अनलिवर्ड में। तो अभी आपने यहां इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अब यहां जा रहे हो, क्या अभी लोन था? हाँ। अभी जिस कंपनी में हो उसमें लोन है, उसमें डेट है। अब जिसमें शिफ्ट हो रहे हो वहां लोन नहीं है। मुझे बताओ, कंपनी में लोन होने या ना होने से इक्विटी शेयर होल्डर की कोई रिस्क होती है क्या? लोन लेने से रिस्क कंपनी की होती है या इक्विटी की भी होती है? सर, लोन लेने से रिस्क तो कंपनी की होगी, लेकिन कंपनी के ओनर तो आप ही हो, तो जितने परसेंट आपके इक्विटी हैं उतनी परसेंट रिस्क आपकी भी है। ठीक। तो मुझे बताओ, अभी आपके इन्वेस्टमेंट में कोई फाइनेंशियल रिस्क है क्या? हाँ, क्योंकि जहां आपने इन्वेस्ट किया हुआ इस कंपनी ने क्या लिया हुआ है? लोन। और जहां आप जा रहे हो वहां आपके इन्वेस्टमेंट की वजह से कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगी, क्योंकि जहां आप जा रहे हो वहां लोन नहीं है। और इसी वजह से दोनों इन्वेस्टमेंट की रिस्क क्या है? अलग अलग, हम इन्हें ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो मुझे क्या कहोगे, मुझे बताओ, वो अनलिवर्ड कंपनी को क्या कहोगे? मैं आ रहा हूं इसलिए तुम लोन ले लो? नहीं। एक चीज कर सकते हो, आप खुद लोन ले लो। तो अब आपका पुराना इन्वेस्टमेंट और नया इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो जाएंगे? सेम रिस्क पर। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन ले लो। यहीं से M&M का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है समझने में। लिवरेज से कहां शिफ्ट हो रहे हो? इसको देखो, 25 बार भी बोलूंगा यही बोलूंगा। लिवरेज से कहां शिफ्ट हो रहे हो? हमारे क्वेश्चन में शिफ्टिंग कहां से कहां हो रही है? लिवर्ड से अनलिवर्ड में। लिवर्ड में रिस्क थी क्या? हाँ, फाइनेंशियल रिस्क थी। अब आप अनलिवर्ड में शिफ्ट हो रहे हो, वहां फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, जबकि दोनों रिस्क हमको ओवरऑल रिस्क क्या रखनी है कंपेयर करने के लिए? सेम। तो बताओ, सेम करने के लिए क्या करें? आप लिवर्ड से शेयर बेचो, अनलिवर्ड में खरीदो, लेकिन अनलिवर्ड में खरीदने के पहले इधर और क्या ले लो? लोन। तो अब आपके दोनों इन्वेस्टमेंट की रिस्क क्या हो जाएगी? सेम। ये लोन आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में ले रहे हो या कंपनी को दिलवा रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया, खुशी इसका ही आंसर दिया मैंने अभी ना। आप अनलिवर्ड में जा जरूर रहे हो, लेकिन लोन की रिस्क किसकी ले रहे हो? खुद की। कंपनी को दिलवा रहे हो क्या? नहीं, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन ले रहे हैं। ये होगा। अब ये टॉपिक स्टार्ट कैसे होगा कि लेट्स अज्यूम, थोड़ी देर समझ लो। अज्यूम, आर्बिट्रेज करना स्टार्ट कर रहे हैं। अज्यूम एक इन्वेस्टर है मिस्टर ए, जिसकी होल्डिंग है 10%। बताओ कहां? लिवर्ड फर्म में उसकी 10% होल्डिंग है। हमको ये प्रूव करना है कि क्यों उसके लिए शिफ्ट होना अच्छा होगा। और अगर एक के लिए शिफ्ट होना अच्छा हो गया तो सब शिफ्ट करेंगे जब तक कि दोनों की वैल्यू सेम ना आ जाए। यही प्रूव करेंगे। मिस्टर ए होल्डिंग 10% शेयर इन फर्म वाई। क्या करेगा? स्टेप नंबर 1, शेयर सेल इन वाई। कितने परसेंट शेयर है इसके पास? 10%। कितने में बिकेंगे 10% शेयर? वाई के टोटल शेयर की वैल्यू कितनी है? 666, 667। 10 लाख या 6 लाख? 10 लाख तो फर्म की वैल्यू है, शेयर्स तो कितने के हैं? 6 लाख के, उसका 10%। ठीक। वाई दूसरा काम और करेगा, लोन लेगा। कितने परसेंट इंटरेस्ट पर? 5। कहां से आया? लोन की रेट 5 ही दी हुई है क्वेश्चन। एक अजीब सी अजम्पशन, जिस रेट पर लोन कंपनी को मिल रहा है उसी रेट पर लोन किसी इंडिविजुअल को मिल रहा है, करना पड़ेगा अज्यूम। अब बताओ, लोन कितना ले? वहां कितनी रिस्क थी इसकी? वहां इसकी ऑनरशिप कितनी थी? 10। तो लोन का 10% रिस्क किसका? बीइंग एन ऑनर। तो लोन भी कितना लेगा?
वहां जितना लिया हुआ था उसका 10%। कितना लोन लेगा? 40,000। बताओ टोटल अवेलेबल फंड्स कितना? टोटल फंड्स 1,06,667। ये पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लिवर्ड के शेयर बेचो, लोन लो, और कहां लगाओ? अनलिवर्ड में, हमारे एग्जांपल में। बताओ तीसरा काम क्या करें? शेयर होल्डिंग भी सेम रखे। बहुत बढ़िया। 10% शेयर्स इन अनलिवर्ड एक्स में। बताओ एक्स के टोटल शेयर कितने के? 10 लाख रुपए के। बहुत बढ़िया। कितने में खरीद पाएगा फिर ये 10%? इसके पास अभी भी पैसा बचा है, सरप्लस फंड अवेलेबल। कितना? इसको कहीं और इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा सकता है। अभी भी क्या हुआ? अभी भी प्रूव कहाँ हुआ कि दोनों में इन्वेस्ट करने से उसको सब कुछ फायदा है, इधर से उधर जाने में उसको फायदा है? अभी करेंगे। अब सुनो, उसका रिटर्न कैलकुलेट करके देखते हैं। एक्स में रहता तो रिटर्न कितना कमाता, वाई में रिटर्न कितना, वाई में रहता तो कितना कमाता, एक्स में कितना कमाएगा? बताओ। वाई में रहता, वाई का ई ए ई एस कितना है? चलो उल्टा ही चलते हैं, एक्स और वाई। पहले वाई का कर लेते हैं। बताओ वाई का ई ए ई एस कितना था? 80,000। इसको कितना मिलता उसका? तो इसका रिटर्न कितना होता वाई में? इसका रिटर्न कितना होता वाई, वाई का ही कर दे। इसका रिटर्न कितना होता वाई में? 8,000। ठीक। अब अगर ये शिफ्ट कहां हो गया? एक्स में। अब अगर ये शिफ्ट हो जाए एक्स में, तो रिटर्न कितना मिलेगा? बता पाओगे क्या? एक्स में शिफ्ट हो जाए तो एक्स का ई ए ई एस कितना है? इसकी शेयर होल्डिंग कितनी है? तो इसका रिटर्न कितना? कितना? 10,000। क्या बात कर रहे हो सर, रिटर्न बढ़ गया? नहीं बढ़ा, खुश मत होना। लोन लेकर बैठे हो ना तुम, कितने का? 40,000 का। उस पर कितना इंटरेस्ट? 5%। कितना? 2,000। नेट रिटर्न बताओ कितना? रेट रिटर्न कितना? अब देखो करेगा या नहीं करेगा शिफ्ट। आप बोल रहे हो पागल हो क्या? क्यों करेगा शिफ्ट? सेम रिटर्न कमा रहा है, वहीं बैठा बैठा कमा ले। सेम रिटर्न नहीं कमा रहा है, अभी तो केवल ये रिटर्न सेम है। 6,667 रुपए एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, उन्हें लगाकर जो रिटर्न कमाएगा वो अलग। मतलब एनी हाउ इसका रिटर्न वाई से एक्स में शिफ्ट होने से बढ़ेगा, इसलिए शिफ्टिंग करेगा। किसका इंटरेस्ट? वाई में। वाई में तेरे को 80,000 का 10 मिला था, 80,000 की कैलकुलेशन के वक्त ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस कर चुके हैं। 6,000 रुपए का इंटरेस्ट तो ऑलरेडी 40,000 पर पूरा 10% इंटरेस्ट लग गया। 40,000 का 5% पूरा। अब तो जो 6,000 बचे हैं उस पर जो एडिशनल रिटर्न मिलेगा वो मेरी एडिशनल इनकम। ठीक। ऐसे प्रूव होगा कि दोनों में उसका रिटर्न सेम है। इवन शिफ्ट करने से रिटर्न बढ़ेगा, इसलिए वो शिफ्टिंग करेगा। तब तक चलेगा जब तक दोनों फर्म की वैल्यू सेम ना हो जाए। दिस इज M&M थ्योरी। इन्होंने क्या किया है आई डोंट नो। इन्होंने क्या किया है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इन्होंने यही किया है। इन्होंने केवल ये किया है कि 1% शेयर कंसिडर किए इन्होंने, हमने 10 किया है।
यस। चलो मैं अभी कंक्लूजन तो लिखवा दूंगा, आप पहले नोट कर लो यहां तक। आर्बिट्रेज कैसे स्टार्ट होगा? क्वेश्चन का पेज नंबर 599। क्या कर रहा है? दोनों काम कर सकते हो आप। ये भी कर सकते हो कि एडिशनल पैसा बचा ही मत रहने दो, पूरे 1,06,667 के शेयर एक्स में खरीद लो, तो एक्स में आपकी शेयर होल्डिंग और ज्यादा हो जाएगी, तो रिटर्न ऑटोमेटिकली ज्यादा आ जाएगा। पर आसान तरीका क्या है? जितनी शेयर होल्डिंग यहां अज्यूम करो उतनी ही उसमें ले लो दूसरे में, बचा हुआ पैसा बोल दो कि एडिशनल पैसा है जिसे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
हाँ, M&M को ऐसी बकवास सी थ्योरी बनानी आती थी, डिविडेंड में भी इन्होंने ऐसी उलझुल चीजें की। बस 2 मिनट और के नोट कर लें सब। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि भैया इन क्वेश्चन में M&M के अकॉर्डिंग प्रूव करो कि इन्वेस्टर को आर्बिट्रेज करके एडवांटेज होगा और दोनों फर्म की वैल्यू फाइनली सेम हो जाएंगी। तो आप क्या करोगे? दोनों फर्म्स का पहले वैल्यूएशन या तो होता है वो खुद ही दे दें, पहले पहले नहीं दें तो पहले वैल्यूएशन निकाल लो, फिर ओवर वैल्यू जहां से है, देखो अल्टीमेटली लिवर्ड अनलिवर्ड नहीं रटना है, जो ओवर वैल्यूड फर्म है वहां के शेयर क्या करोगे? सेल। और जो अंडर वैल्यूड है वहां के शेयर्स खरीदेंगे। तो आप एग्जाम में क्या करोगे? पहला इम्पैक्ट, पहली कैलकुलेशन होगी वैल्यूएशन की, वो करके देंगे तो अलग बात, पर पहले वैल्यूएशन करो, फिर बताओ कि कहां से बेचकर कहां जाओगे और आर्बिट्रेज स्टार्ट करो। और फिर अगर वो खुद ही दे दे कि वो इन्वेस्टर के लिए कैलकुलेशन करो जिसके पास 5% शेयर है, तो 5 से ही करना, नहीं तो आप कुछ अज्यूम कर लेना 10% 20%। फिर ये सारी कैलकुलेशन करना जो हमने की। अब क्या लिखोगे? इज फ्रॉम द अबो कैलकुलेशन it is evident that investor is having same return in both the firms, but by investing the surplus fund कितना, he can earn additional return। he can earn additional return। आगे लिखें, it means his return will be higher, his return will be higher by investing in firm X, by investing in firm X। investor will be better off in switching from firm Y to firm X। आप ये प्रूव करोगे कि इन्वेस्टर के लिए बेटर होगा कि वो स्विच कर ले फर्म Y से फर्म X में। इन्वेस्टर विल बेटर ऑफ इन स्विचिंग फ्रॉम फर्म X टू फर्म Y।
ये आर्बिट्रेशन कब तक चलेगा? This arbitration will happen unless until the value of both the firms tends to सेम। ये आर्बिट्रेशन तब तक चलेगा जब तक कि दोनों फर्म की वैल्यू, कब तक लोग ये कर पाएंगे? जब तक दोनों फर्म की वैल्यू सेम ना हो जाए। सो इन लॉन्ग टर्म M&M कह रहे हैं दोनों फर्म चाहे स्ट्रक्चर में लोन हो या नहीं हो, तो ये प्रूव कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर बदलने से वैल्यू चेंज नहीं होती। क्या क्या अजम्पशंस है मैं बताऊं आपको। तो अजम्पशन है कि एक इंडस्ट्री में दो आइडेंटिकल फर्म्स मिल सकती हैं। अजम्पशन है, देखो आपने अर्निंग अवेलेबल को इनकम मान लिया था कि 80,000 का अर्निंग अवेलेबल, उसका 10% इसको बांट देंगे। मतलब आप अज्यूम कर रहे हो कि डिविडेंड पे आउट रेशो कितना है? 100%। नो कॉर्पोरेट टैक्स। देयर आर आइडेंटिकल फॉर्म्स इन एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में दो आइडेंटिकल फॉर्म्स मिल सकती हैं जिनका ऑपरेशन पूरा क्या है? सेम। अलग है तो केवल कैपिटल स्ट्रक्चर। मॉड्यूल में वो कुछ भी करें, उन दोनों ऑप्शन है आपके पास। या तो 1,06,000 पूरा का पूरा एक्स में इन्वेस्ट कर दें तो शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी, तो रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ आएगा। नहीं तो ये कि एक केवल 10 वहां से लाए हो तो यहां भी 10 लगाओ, यहां भी 10 लगाओ। एडिशनल पैसा जो है उसको बोले कहीं और इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न कमा लेंगे। अब देखो उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब क्या? अभी वाले एग्जाम्पल में लिवर्ड की वैल्यू ज्यादा थी, अनलिवर्ड की कम थी, तो बताओ क्या करेंगे? लिवर्ड की वैल्यू ज्यादा थी, अनलिवर्ड की कम थी, क्या करेंगे? लिवर्ड के शेयर बेचेंगे, अनलिवर्ड के खरीदेंगे, लेकिन उसके पहले लिवर्ड के बेचेंगे, लोन लेंगे और अनलिवर्ड के खरीदेंगे। तब जाकर दोनों की रिस्क, दोनों इन्वेस्टमेंट की रिस्क सेम होगी, तो कंपेयर कर सकते हैं रिटर्न। अब आप सोचो अगर किसी वजह से अनलिवर्ड की वैल्यू ज्यादा आ जाए और लिवर्ड की वैल्यू कम आए, क्या करोगे? अब क्या करोगे? इधर के शेयर बेचकर इधर शिफ्ट करेंगे, लेकिन यहां रिस्क नहीं थी और यहां रिस्क है। अब रिस्क को बराबर कैसे करोगे? तो जहां जा रहे हो वहां लोन है ना, तो अपनी रिस्क को जीरो करने के लिए आप क्या करो? आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी को लोन दे दो, पैसा कहीं डिपॉजिट कर दो, तब रिस्क दोनों की क्या हो जाएगी? सेम। अब तो शायद याद रह जाएगा, लिवर्ड से अनलिवर्ड में जाना है तो मैं लोन लूंगा, अनलिवर्ड से लिवर्ड में जाऊंगा तो लोन दूंगा, डिपॉजिट करूंगा। लोन देने पर चले जाएंगे हम, ताकि रिस्क सेम हो जाए कि मैंने लोन दे भी रखा है और ले भी रखा है, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? मैं जहां गया वहां लोन है ना उस कंपनी में, उस वजह से रिस्क है ना। मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी किसी को लोन दे दूं तो रिस्क क्या हो जाएगी? जीरो, नलीफाई। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा। फर्म एक्स और फर्म वाई आपको दी है। फर्म एक्स और फर्म वाई, फर्म एक्स में डेट नहीं है, फर्म वाई में डेट है, मतलब पुराना क्वेश्चन रिपीट हो गया। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 4 लाख, अर्निंग 1,80,000, इक्विटी अर्निंग 1,80,000। ओके, इक्विटी अर्निंग मतलब ई ए, ई एस, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 8 और 12, क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी? बताओ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी बचेगी? 1 लाख डिवाइडेड बाय 8%, 12.5 लाख, प्लस वैल्यू ऑफ डेट 0, वैल्यू ऑफ फर्म 12.5 लाख। समझ में आ रहा है क्या सबको? वाई 80,000 डिवाइडेड बाय 12%, 666,667, प्लस वैल्यू ऑफ डेट कितना? 4 लाख, वैल्यू ऑफ फर्म 1066,667। ये लो, अनलिवर्ड की वैल्यू ज्यादा हो गई लिवर्ड से। ये भी तो आ सकता है एग्जाम में।
अनलिवर्ड की वैल्यू ज्यादा है, लिवर्ड की वैल्यू कम है। इनको क्या मजा आता है सब करके, अब जो भी है यार करना पड़ेगा। सुनो अब, चले चालू। अच्छा वैल्यूएशन निकाल के लिखूं क्या, यहाँ हो गया। अनलिवर्ड का वैल्यू, अनलिवर्ड में इक्विटी की वैल्यू 12.5 लाख, डेट की वैल्यू 0, टोटल वैल्यू लिवर्ड और डेट की वैल्यू 4 लाख। यहां से बेचकर किधर से बेचकर किधर जाओगे, अनलिवर्ड से सेल करके लिवर्ड के खरीदेंगे। यहां तक तो आप मॉड्यूल में हमने देख लिया। अब आर्बिट्रेज स्टार्ट करते, तो यहां तक नोट करने की जरूरत नहीं, यहां से आप कर लेना, आर्बिट्रेज स्टार्ट करते। अब थोड़ी देर कैलकुलेशंस पर ध्यान दो, ट्राई करो आप खुद से कर पाओ, तो फिर बाद में आप नोट कर लेना। लेट्स अज्यूम, क्या अज्यूम करें, शेयर होल्डर मिस्टर ए ऑफ फर्म एक्स। अब की बार एक्स जाएगा, एक्स का बेच कर जाएगा ना व्यक्ति वाई में, तो एक शेयर होल्डिंग कहाँ है इसकी, एक्स में। शेयर होल्डिंग ऑफ शेयर होल्डर मिस्टर ए ऑफ फर्म एक्स हैविंग 10% शेयर होल्डिंग, या शेयर होल्डर मिस्टर ए होल्डिंग 10% शेयर इन फर्म एक्स। 10% शेयर इन फर्म एक्स। अब बताओ क्या करें, पहली स्टेप क्या, सेल शेयर फर्म एक्स। बताओ फर्म एक्स की टोटल वैल्यू कितनी है, इक्विटी की 12.5 लाख, उसका 10% 1,25,000। ठीक है, दूसरा काम पता है क्या करेगा, लेंडिंग करेगा, या पैसा कहीं डिपॉजिट करेगा, बोरो नहीं करेगा, पैसा डिपॉजिट करेगा कहीं। कितना करेगा, जितना वहां लोन है उसका 10%, वहां लोन कितना हो जाएगा 40,000, उसका 10%। नहीं वहां 4 लाख का लोन है ना, सॉरी, 4 लाख का 10%। अमाउंट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, बताओ कितना। अभी भी उसके पास अमाउंट अवेलेबल है 85,000 डिपॉजिट इन्वेस्ट करने के बाद भी। अब बताओ तीसरा काम क्या करें, बाय 10% शेयर होल्डिंग इन फर्म वाई। बताओ वाई के फर्म के टोटल शेयर कितने के हैं, 666, 667 का 10%। क्या इसके पास सरप्लस फंड अवेलेबल है, बताओ कितना। 18,333। अब क्या करें, फिर दोनों फर्म में रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स में रहता तो कितना मिलता, वाई में जाने से कितना मिला। बताओ एक्स में रहता, एक्स का अर्निंग अवेलेबल कितना है, एक्स का अर्निंग अवेलेबल 1 लाख, उसका शेयर होल्डिंग बताओ कितनी अर्निंग है, वाई ई ए ई एस कितना, इसकी शेयर होल्डिंग 10%, रिटर्न 8, सॉरी तो कम हो गया रिटर्न, नहीं प्लस जो लोन दिया है उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, टोटल इनकम। मजाक देखो मजाक,
जितने पर कंपनी को लोन मिल रहा था उतने पर ही मेरे को मिल रहा था पिछले एग्जाम्पल में। अब जो लेंडिंग की रेट है वही बोरोविंग की रेट है। पॉसिबल ही नहीं है। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 10,000। कहानी वापस वही, इनकम सेम है तो क्यों शिफ्ट होगा? इनकम सेम नहीं है, अभी भी इसके पास 18,000 का सरप्लस फंड है, उसको लगा के जो रिटर्न मिलेगा वो एडिशनल रिटर्न होगा, मतलब ये एक्स से वाई में शिफ्ट करेगा। लैंग्वेज तो आपको ऊपर से लिखने की समझ में आती है। ये शिफ्ट करेगा, ये तब तक चलेगा जब तक दोनों फॉर्म की वैल्यू सेम ना हो जाए। नोट कर दो। यही लिखेंगे कि जब y से x में शिफ्ट करने पर उसका रिटर्न सेम है, स्टिल उसके पास एडिशनल सरप्लस फंड अवेलेबल है जिसको इन्वेस्ट करके वो एडिशनल रिटर्न कमा सकता है। इसलिए बेटर उसके लिए यही होगा कि वो एक्स से वाई में शिफ्ट हो जाए। एक आर्बिट्रेज प्रूव करना है, उसके बाद तो हम लिखेंगे कि आर्बिट्रेज तब तक चलेगा जब तक दोनों फर्म्स की वैल्यू सेम ना हो जाए। सेम कैसे हो जाएगी? ओवर वैल्यूड के शेयर बेचते हैं तो वहां सप्लाई बढ़ती है, अंडर वैल्यूड के खरीदना स्टार्ट करते हैं लोग तो वहां डिमांड बढ़ती है। तो इस वजह से दोनों की वैल्यू एक लिमिट पर आकर सेम हो जाएगी, एक पॉइंट पर आकर सेम हो जाएगी। हो गया ना अब तो? ये है तीन अप्रोचेस। अप्रोचेस के तीन ही हैं, तीनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। केडी और के कांस्टेंट रह ही नहीं सकता।
एनओआई ने कहा नहीं नहीं, केडी कांस्टेंट रह जाता है, लेकिन जैसे ही लोन बढ़ाते हैं ना केई बढ़ जाता है। केई इतना भी रिएक्टिव नहीं होता, जरा सा डेट बढ़ाए और केई बढ़ जाए। तो सर फिर आप बता दो रियलिटी में होता क्या। रियलिटी में क्या होता है ना, वो समझ लो। रियलिटी में ये होता है अप टू अ डेट इक्विटी रेशियो। एक पर्टिकुलर डेट के लेवल तक के डी एन के, 1 मिनट, आप तो कल मना कर रहे थे। कल था हमेशा सेम रहेंगे, अब मैंने स्टार्ट क्या किया, अप टू सर्टेन लेवल, अप टू सर्टेन लेवल ऑफ डेट इक्विटी रेशियो के डी एन के रिमेन कांस्टेंट। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ। आपकी टोटल कैपिटल 50 लाख है, आपने अभी 25 लाख का डेट लिया हुआ है, 25 लाख इक्विटी से लाए हुए हो, डेट की कॉस्ट है 10%। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप डेट बढ़ाकर 26 कर लो और इक्विटी घटाकर 24 कर लो तो डेट 10 से बढ़कर कोई आज ही 11 हो जाएगा। डेट अभी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है। अप टू सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क डेट और इक्विटी रिएक्ट नहीं करते। अप टू सर्टेन लेवल ऑफ डेट इक्विटी रेशियो केडी एंड के रिमेन कांस्टेंट। लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बियॉन्ड डेट लेवल, विच लेवल, लेवल ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। अब आप ज्यादा ही करने लग जाओ, तो अगर आप अब चाहते हो कि डेट 30 कर दूं और इक्विटी 20 कर दूं, अगर बड़ा चेंज करोगे एक लेवल तक तो एक कांस्टेंट रहेंगे, बट बियॉन्ड डेट लेवल, एक लेवल से ज्यादा डेट बढ़ाओगे केडी भी बढ़ेगा और केई भी बढ़ेगा, केई भी बढ़ेगा, केटी भी बढ़ेगा। केई बढ़ेगा वो तो समझ में आता है, रिस्क बढ़ गई। केटी क्यों बढ़ेगा, अरे रिस्क बढ़ गई तो नए लोन देने वाले ज्यादा रिस्क पर देंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे। बियॉन्ड दैट लेवल केडी एंड के दोनों क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आपका केओ कांस्टेंट होने की जगह उल्टा क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। अब आप देखो, कल ऐसे ही कुछ फोटोग्राफ देख रहे थे हम, एक जहां लिखा था यहाँ डिग्री ऑफ लिवरेज, है ना, यहाँ लिवरेज था और यहाँ था कॉस्ट। अप टू सर्टेन लेवल ऑफ लिवरेज के और के टी रिमेन कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट प्रूव हो रहा है क्या, हाँ दोनों लाइन पैरेलल चल रही है। ये ऊपर वाली लाइन के की होगी या के डी की होगी, ये के डी वो के, ठीक है। तो ये फोटो जो कल था ना वो आज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस लेवल तक केडी और के दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे, कांस्टेंट चल रहे हैं। तो मुझे बताओ इस लेवल तक क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे केओ क्या आ रहा होगा, कम हो रहा होगा। बताओ हाँ या ना। यहां तक कल था, कल पूरे में यही था, पूरे फोटो में, आज नहीं है। आज बताओ क्या करूं, इस लेवल के लिवरेज तक केडी और के क्या रहेंगे, कांस्टेंट। बियॉन्ड दिस आप बताओ क्या करूं। 100% केओ तो बढ़ेगा ही ना। तो रियल लाइफ में ना केडी कांस्टेंट होता है, ना के कांस्टेंट होता है, ना केओ कांस्टेंट होता है। अब मुझे बताओ, ध्यान से सोच समझकर बताना, बहुत सोच समझकर आंसर देना। लोवेस्ट केओ कहाँ है, लोवेस्ट केओ कहाँ है, लोवेस्ट केओ कहाँ है, लोवेस्ट केओ है सर इस डिग्री पर। कहाँ है लोवेस्ट केओ, ये रहा लोवेस्ट केओ, यस और नो। अब मुझे बताओ अगर इस लेवल पर
केओ लोवेस्ट है तो वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट कम होगी तो वैल्यू बढ़ेगी, तो जिस लेवल पर केओ लोवेस्ट है वहां वैल्यू, तो मुझे बताओ हाईएस्ट वैल्यू कहाँ है? वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिवरेज पर। वो पर्टिकुलर पॉइंट किसी ने याद करवाया है क्या? 40%, 50%, सबके लिए कुछ भी हो सकता है। जिस लेवल तक डेट बढ़ाने पर केडी और केई क्या हो रखे हैं? कांस्टेंट। जिस लेवल तक के डेट बढ़ाने पर, उस लेवल के बाद जाते ही दोनों बढ़ने लगेंगे, तो यही लेवल का डेट इक्विटी रेशियो आपके लिए क्या है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इससे कम पे भी प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा डेट पर भी प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? दैट लेवल ऑफ डेट इक्विटी रेशियो अप टू विच डेट इन इक्विटी केडी एंड केई रिमेन कांस्टेंट। इस लेवल के लिवरेज को, इस स्ट्रक्चर को बेस्ट नहीं कहूंगा, बेस्ट होता है जो सबके लिए बेस्ट हो। हम इसको क्या कहेंगे? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज बेस्ट फॉर मी, जो मेरे लिए बेस्ट है। और इस ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पर क्या है? केओ लोवेस्ट और वैल्यू हाईएस्ट। और ये बात किसी ने भी नहीं बताई, ये शुरू से ही चला आ रहा है, फाइनेंस में ऐसे ही चलता है। और इस अप्रोच को क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल अप्रोच। इन तीनों के आने के बाद भी आज सबसे ज्यादा काम की यही है, ट्रेडिशनल अप्रोच। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। एक काम करना आज मॉड्यूल में ना, चलो पहले आप नोट कर दो। ये फोटो है क्या मॉड्यूल में? देख लो, 1 मिनट हो तो फिर क्यों ही देखना, मुझसे ज्यादा अच्छे से कर रखा होगा। है पेज नंबर 631, सॉरी 598, और या फिर 599 नीचे देखो, अप्रोच का नाम क्या लिखा है? ट्रेडिशनल अप्रोच। ये थ्योरी आप पढ़ोगे, ये थ्योरी आप पढ़ोगे। और इसके बाद देखो ये फोटो लिखा हुआ है, ये वो लेवल है जहां तक केडी और केई क्या चल रहे थे? कांस्टेंट। केई कांस्टेंट चल रहा था, केडी कांस्टेंट चल रहा था, इसलिए इसलिए कॉस्ट क्या चल रही थी? इसलिए कॉस्ट इस लेवल पर आकर हो गई थी मिनिमम। यू आर अमेजिंग, बढ़िया। सो यहां आकर लोवेस्ट हो गई। कार्तिक, ओ भाई नशेड़ी, पेज नंबर यही तो चल रहा है, उसी के जस्ट ऊपर तो है 598 और 599। समझ में आ गया? तो अब आप अभी के अभी मैं तो कह रहा हूं, ये पूरी थ्योरी पढ़ लो ट्रेडिशनल अप्रोच की, और ट्रेडिशनल अप्रोच से निकल कर आता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, द लेवल ऑफ डेट एंड इक्विटी अप टू विच केडी एंड केई रिमेन कांस्टेंट एट दैट लेवल KO is lowest and value is highest। उसके बियॉन्ड जाते ही केडी और केई दोनों बढ़ने लगेंगे, तो KO बढ़ेगा और वैल्यू गिरना स्टार्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत पेशेंस के साथ घर पर बैठकर तीनों अप्रोचेस पढ़ लेना आज। कल मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, स्पेशली स्कैनर के जो आते हैं, और कल ही बीच में लाऊंगा टैक्स। अब तक सारे क्या चल रहे थे? आफ्टर टैक्स। अब कल से यूज करेंगे, अभी तक चल रहे थे बिफोर टैक्स, विदाउट टैक्स। कल से टैक्स को बीच में लाएंगे, थोड़ी सी थ्योरी बदलेगी भी उस वजह से। 5-10 मिनट का वो डिस्कशन होगा, उसके बाद क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। यहां तक अच्छे से पढ़कर आना, कल शुरू में 10 मिनट केवल यही रिवाइज करवाऊं। थैंक यू।